और आपसे एक पॉइंट मैं यहाँ पर लॉक करता हूं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि मौलिक अधिकार जो है ये लॉक है। लॉक, लॉक का मतलब कि आपको संविधान के मौलिक अधिकार से टॉपिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि एसआई में ये पूछा जाना चाहिए था, लेकिन पूछा नहीं गया। क्यों नहीं पूछा गया मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा था कि ये पूछा जाना चाहिए था। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। और प्यारे बच्चों, देखिए आज का जो ये टॉपिक होने वाला है ये होगा महिला सशक्तिकरण का, और क्लास नंबर ये 23 है। और नॉर्मली बात करूं मैं इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक मुझे ऐसा लगा कि जितने भी अब तक मैंने टॉपिक कराए हैं, या उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कांस्टेबल या एसआई का तो चलो पेपर हो चुका है, जो होमगार्ड का पेपर होना है, उन सभी में ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इसका कंटेंट भी मार्केट में इतना नहीं है, बुकों के अंदर भी नहीं है। तो इसमें मैंने रिव्यू किया जो पिछले पीवाईक्यू पूछे गए हैं, जो मैंने आपको एक पीडीएफ जो यूथ कंपटीशन का प्रोवाइड कराया था उसमें से रिव्यू करके तब आपके लिए कंटेंट बनाया है। इंपॉर्टेंट रहेगी ये क्लास भी, और ये मैं उम्मीद करूंगा कि ये क्लास जो महिला सशक्तिकरण की है ये आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब भी कर सकती है। बाद में योजनाएं वगैरह जो है काफी ज्यादा हैं इसके अंदर, जो शायद एक नॉर्मल बच्चों को याद करने में बड़ी परेशानी आती है। पर कोई बात नहीं, याद करनी पड़ेगी, नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती। और यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होती है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण क्या होता है, नॉर्मली बात की जाए तो जो भागीदारी है महिलाओं की तकरीबन पुरुषों के समान 50-50% हो जाए, और उसके साथ साथ जो उनका स्वास्थ्य है जो खराब होता है, शिक्षा में उनकी भागीदारी, आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए उनको कमाने की, वो हो जाए। ऐसा नहीं हो कि केवल और केवल क्या है जोर दिया जाए पुरुषों पर ही। महिला सशक्तिकरण वही है, देश के अंदर ये एक अभियान चल रहा है, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारी योजनाओं में, और इतिहास से लेकर अब तक की बात की जाए तो बहुत सारे काम भी किए गए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। नॉर्मली आपके प्रश्न बनेंगे यहाँ से, जैसे कि बात करूं यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रश्न कौन सी भर्ती में पूछा गया है या कौन से एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करूं तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये यूपीएसआई में, ये रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया है। तो क्वेश्चन भी जहां पूछा गया है वहां मेंशन है, तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन हल्का नहीं है और कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, क्योंकि नौकरी लेनी है तो ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा। इन्फोग्राफिक स्टाइल है तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। चीजों को रिवाइज जब एक बार क्लास में अच्छे से समझ लोगे तो बहुत अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। ये उम्मीद करूंगा कि 10 मिनट में आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लोगे क्लास लेने के बाद। ज्यादा स्लाइड नहीं है और क्लास यहाँ से स्टार्ट होगी। आपसे पूछा जाएगा ये बताइए कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन को मनाया जाता है, तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, सरोजनी नायडू जी का जो था जयंती, उसके उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उसके साथ साथ 2 पॉइंट और आपने याद रखने हैं सरोजनी नायडू के लिए। एक तो भारत की कोकिला, ऐसे करके पूछा जाता है किसे कहा जाता है, तब आपने आंसर करना है सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। यदि आपसे पूछता है कि भारत की पहली राज्यपाल जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी, ये भी कौन थी, ये भी सरोजनी नायडू जी थी। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन यहीं पे, ये जो भारतीय कोकिला है इसको इंग्लिश में भी पूछ लेता है नाइटिंगेल। भारत की नाइटिंगेल किसको कहा जाता है, ऐसे ही हिंदी में लिखा होगा, तब आपने मार्क करना है ये भी सरोजनी नायडू जी को कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना। 8 मार्च को अभी मनाया गया है और इसकी थीम भी आई है, थीम है गिव टू गेन। हालांकि इसकी यूएनओ ने एक थीम और दी थी जो मैं ऐड कर दूंगा, उसके साथ जो पीडीएफ होगा उसके साथ ऐड करके दे दूंगा, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन नॉर्मली जो थीम थी इसकी ये थी गिव टू गेन, दान से लाभ, और 8 मार्च को ये मनाया जाता है। इसलिए आपने याद रखना है दिवस और थीम। कहोगे सर दिवस पढ़ा रहे हो क्या, नहीं दिवस नहीं पढ़ा रहा बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि दिवस और थीम आपके एग्जाम में पूछी जाती है। और मैं हर एक क्लास में जौन सा भी टॉपिक कराता हूं उससे रिलेट करके जितने भी दिवस बन रहे हैं वो आपको सारे पढ़ा रहा हूं। बाकी आपने अपने आप याद करने पड़ेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पे आपको दिवस पढ़ाने नहीं आऊंगा कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस
11 अक्टूबर को याद कर लीजिए, ये पढ़ाने के लिए मैं यूट्यूब पे नहीं आऊंगा। ठीक है भाई बच्चों, वो आपने याद करने खुद ही होंगे। जैसे बात की जाए राष्ट्रीय बालिका दिवस, पूछा गया है 24 जनवरी को इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, फिर आपने मार्क करना है 24 जनवरी को। अंतरराष्ट्रीय पूछेगा, क्योंकि पूछा जा चुका है, फिर 11 अक्टूबर मार्क करोगे। तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दोनों ही आपको पता होने चाहिए। राष्ट्रीय इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी जी जो है वो भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी, उन्हीं के उपलक्ष्य में इस दिन को मनाया जाता है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस बार की थीम क्या रही है इसकी, तो दिवस और थीम, फिर बता रहा हूं दिवस और थीम आपके एग्जाम में पूछी जानी है। हो सकता है अकेला दिवस पूछ ले, हो सकता है किसी शिफ्ट में उसकी थीम पूछ ले या किसी और की थीम पूछ ले। बेहतर भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण, ये इसकी थीम है। थीम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल सकती है। कुछ जैसे अभी यहां बात की जाए, जैसे ये था गिव टू गेन, ये आपको इंग्लिश में ही देखने के लिए मिलेगी। नॉर्मली इसकी बात करूं तो ये आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेगी। ये वाली थीम आपको ऐसे भी दे सकता है कि हिंदी में लिख के दे दे, गिव टू गेन, ऐसे हिंदी में लिख के दे देगा, तब भी आपको ये ज्यादातर ऐसे नहीं, दान से लाभ, ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ध्यान कर लेना, मैं जो चीजें आपको बताता हूं 100% चीजें वे ही आपके एग्जाम में इंप्लीमेंट होती है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि आपसे कौन सा विभाग या कौन सा योजना किस मंत्रालय के अधीन आती है, और यूपीएसआई में सेम एज इट ऐसे ही पूछा गया है। तो मेरी बातों को आप हल्के में मत लिया करें, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें मुझे पता है कि कैसे यूपी का एग्जाम बनता है। और देखिए अभी मैं यहीं पर आपको एक चीज और दिखा देता हूं, ये जल्द ही मैं एक लोक सीरीज, क्योंकि हम फेमस हुए हैं लोक से ही, लोक सीरीज जो है वो स्टार्ट करने वाला हूं। इसकी क्लास जल्दी ही मैं आपको बता दूंगा किस दिन से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और सारा कंटेंट वही होगा जो मतलब कि आपका सीधा एग्जाम को हिट करेगा। पहली कुछ 4-5 क्लासों में मैं 25 क्वेश्चन तक जाऊंगा, उसके बाद 50 क्वेश्चन तक हम इसको ब्रेक कर देंगे, मतलब कि 50 क्वेश्चन पे एंड कर देंगे इस सीरीज को। तो 50-50 क्वेश्चन करके आपको कांस्टेबल तक मिलेगी ही मिलेगी। और उसके बाद जो बच्चे होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसके अंदर रखने वाला हूं। ठीक है, ये चीज याद रखना। और उसके साथ साथ एक चीज और थी, जो आपके सवाल जवाबों के लिए बहुत सारे बच्चों के मुझे सवाल हैं और सुझाव हैं, उसके लिए भी मैं लाइव आने वाला हूं एक आध दिन में ही। और एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी करा था कि सर आप खान सर की तरह पढ़ाया करिए। खान सर देखिए अपना आप में ब्रांड है और उनका अपना स्टाइल है। वहीं विकास दिव्य कीर्ति केन का जो है वो उनका अपना स्टाइल है। वहीं बात की जाए अंकित भाटी सर का अपना स्टाइल है। तो सभी का अपना अपना स्टाइल होता है, मेरा अपना स्टाइल है। लेकिन भविष्य में आपको ऐसा नहीं है कि क्लास के अंदर बोर होने दूंगा। लाइव क्लासें भी स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी जो है नेट इतनी स्पीड का नहीं आ रहा, काफी ब्रेक सिग्नल होता है जिसकी वजह से लाइव क्लासें नहीं आ पा रही। तो अगले महीने से मुझे रिचार्ज भी 1000 रुपये प्लस का कराना पड़ेगा, ताकि मैं लाइव क्लास भी ले सकूं। तो खर्चे बढ़ेंगे ना कि घटेंगे, और कमाई मुझे बिल्कुल भी नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर इससे रिलेट करके, और महिलाओं के कौन कौन से दिवस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो भाई बच्चों, क्लास में मेरी कुछ छोटी मोटी जो बातें होती हैं उनको भी ध्यान से सुन ले करो, वे भी आपकी लाइफ के लिए तो जरूरी होंगी। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर को ही मैंने बताया था कौन सा दिवस मनाया जाता है, डॉल्फिन जो डे है ये भी किस दिन मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 11 फरवरी को मनाया जाता है, जो साइंस है उसके अंदर महिलाएं और लड़कियों की जो भागीदारी है उसके लिए मनाया जाता है 11 फरवरी को। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है, जो मनाया जाता है फ्लोरेंस जो नाइटिंगेल है उनकी जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना। इंग्लिश अंग्रेज जरूर है लेकिन बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये दिवस भी काफी बार एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है। और देखिए एक चीज और बता देता हूँ, ये दिवस सारे कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, मैंने इस वजह से नहीं रखे
ये नहीं बताया कि भाई ये इस एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि वे एग्जाम जैसे एसएससी का हो सकता है या स्टेट पीसीएस का हो सकता है या कोई और हो सकता है, किसी और राज्य का हो सकता है। यूपी के मैं मेंशन कर देता हूं कि भैया ये पूछा गया, और यूपी के भी ऐसा मत समझना कि वो एक ही एग्जाम में पूछा गया, वो कई बार पूछा जा सकता है। लेटेस्ट वाला मैं रख देता हूं कि भैया हाँ ये इस एग्जाम में पूछा गया है अभी हाल फिलहाल में, नहीं तो 2-3 बार पूछा जा चुका है, ऐसा भी है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। रजिया सुल्तान, देखिए यहाँ पर जो है रजिया सुल्तान के बारे में पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला सुल्तान, भारत की पहली महिला सुल्तान कौन थी, फिर रजिया सुल्तान के बारे में बताना। ये किसकी बेटी थी, तो ये बेटी जो थी इल्तुतमिश की थी। और इल्तुतमिश के बारे में एक पॉइंट और याद रखना, ये भी एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, फिर आपने मार्क करना है इल्तुतमिश को। और कौन से वंश से थे, गुलाम वंश से। दिल्ली सल्तनत पूछे, दिल्ली सल्तनत, इसका टाइम पीरियड पूछा जाता है, टाइम पीरियड क्या होता है, तो ये 1206 से लेकर 1206 से लेकर ये 1526 ईस्वी तक, 26 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था जो दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद मुगल वंश आ जाता है, तो ये चीजें यहां से याद रखनी है। इनके लिए कहा जाता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह खूबा कहा जाता है जिसको, जो कोट होता है, और कुल्हा यानी कि टोपी जो पहनते हैं, पहनकर दरबार में आने वाला शासक कौन था या शासिका कौन थी, फिर आपने नाम बताना है रजिया सुल्तान। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करें तो ये सोशल रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, और सोशल रिफॉर्म में भी इनके लिए क्या आ जाता है, बाल विवाह। यदि आपसे पूछता है बाल विवाह का विरोध किसने किया था, तो ये किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। विधवा विवाह पुनर्विवाह जो अधिनियम है, ये कब पारित होता है, 1856 ईस्वी में। इसमें भी किसकी भूमिका रही है, फिर भी आपने मार्क करना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। डेट, हालांकि डेट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इतनी ज्यादा नहीं पूछी जाएगी आपसे, लेकिन याद रखना विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने जोर दिया था, फिर आ जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वही बात की जाए, स्वयं भी इन्होंने जो है एक विधवा से ही विवाह किया था, लेकिन आधुनिक जो बांग्ला भाषा है उसके जन्मदाता या प्रेरणता कौन माने जाते हैं, वे भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ही माने जाते हैं। पॉइंट यहाँ पर एक और पूछा गया है, ये हिस्ट्री पर्पज से पूछा जा सकता है जब टफ एग्जाम बनेगा कांस्टेबल वालों से। मुझे नहीं लगता कि होमगार्ड वालों से पूछा जाए, लेकिन कांस्टेबल वालों से पूछा जा सकता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए संघ की स्थापना किसके द्वारा, फिर ये नाम याद रखना जिनका नाम है वीरेश लिंगम पंतुलु, वीरेश लिंगम पंतुलु, इनका नाम याद रखना, जिन्होंने क्या किया था, तेलुगु भाषी क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। इतने पॉइंट इस वाली स्लाइड से आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बात की जाए सत्य शोधक समाज, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि सोशल रिफॉर्म्स की बात आती है और यहाँ पर सत्य शोधक समाज का नाम ना लिया जाए तो क्लास अधूरी हो जाएगी। नॉर्मली इसकी स्थापना पूछी जाती है 1873 ईस्वी में, कहां पर की गई ये भी पूछा जाता है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर की गई। उसके साथ साथ पूछा जाता है किसने की, ज्योतिबा फूले का नाम आता है गोविंद राव फूले, ज्योतिबा गौतमराव फूले, ये पूछा जाता है। और उसके साथ साथ पूछा जाता है सावित्रीबाई फूले। इनके बारे में अपने आप में एक उपलब्धि है महिलाओं के सशक्तिकरण में कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किस दौर में, 1848, जब लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, इन्होंने घर से बाहर निकलकर स्कूल की पढ़ाई भी करी और टीचर भी बनी और स्कूल भी खोला। तो ज्योति राव के साथ जो है स्कूल खोलकर इन्होंने स्वयं पहली महिला टीचर बनी है। और इसके ऊपर मूवी भी आपने देखी होगी, नहीं देखी किसी बच्चे ने तो मत देखना, अभी अपने पेपर की तैयारी करना, बाद में देखना। तो ये फूले मूवी, वैसे फूले मूवी आपसे नहीं पूछी जाएगी बस। उसके साथ साथ जो ज्योतिबा फूले हैं, इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, बहुत पूछी जाती है, देखिए यूपीएससी में पूछी भी जा चुकी है। ये बताइए गुलामगिरी पुस्तक, क्योंकि पुस्तक और लेखक आपके एग्जाम में है,
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, फिर आपने बात करना है ज्योतिबा गोविंद राव फुले, इनका नाम याद रखना है। और देखिए ये क्लास बनाने में मुझे बहुत समय लगता है, मैं चीजें रिवाइज करता हूं कि कहाँ से क्या क्या चीजें पूछी गई हैं और क्या पूछी जा सकती हैं, और उसका भी ध्यान रखता हूं कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस से बाहर मैं बिल्कुल भी नहीं जाता। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, और उसके साथ साथ ये याद रखना है यूपी के पर्पज से, यूपी पुलिस के, ज्योतिभाई फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बरेली के अंदर है। ये आपने याद रखना है। नॉर्मली ये भी पूछी जाती हैं क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है, आप ध्यान से देखना, उसमें मेंशन है शिक्षण संस्थान जो है वे कहाँ पर हैं, या उनसे रिलेट करके क्वेश्चन बनेंगे। तो वहां पर ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जैसे ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ पर है, सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन बनेंगे। और अभी मैंने यूपी की क्लास स्टार्ट नहीं की, यूपी में आपको सबसे लास्ट में, यानी कि 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, 1-2 टॉपिक और रह रहा है, उसके बाद टोटल ही यूपी चलेगी, फिर सारी चीजें यूपी वाली चलेंगी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलाऊंगा। एक बच्चे ने मुझे मैसेज भी करा था, ये कहा था भी कि सर यूपी भी स्टार्ट कर दीजिए, तो यूपी भी आपको मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। और यूपी बहुत सारी चीजें मैंने करा भी दी यूपी की, ऐसी बात नहीं। नेक्स्ट आ जाइए सती प्रथा। सती प्रथा की बात की जाए तो प्रथम उल्लेख जो मिलता है भानुगुप्त जो है, गुप्त शासक जो है भानुगुप्त, उनके शासन काल में मिलता है। और एक अभिलेख है एरन अभिलेख, पूछे किससे संबंधित है तो भानुगुप्त से संबंधित है। उसी एरन अभिलेख के अंदर मिलेगा सती प्रथा का प्रथम प्रमाण। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा, तो ये 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय और विलियम बेटिंग, इनके द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था 1829। डेट के साथ याद रखना, दोनों का नाम याद रखना। कई बार एक का पूछ लिया जाता है किस अंग्रेज के द्वारा किया गया, या दोनों का पूछ लिया जाता है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वही बात की जाए आधुनिक कानून कौन सा है, सती प्रथा निवारण अधिनियम, इसको भी याद रखना, ये आता है 1987 ईस्वी में। तो ये सारी चीजें याद रखना, और लागू 1988 में होता है। अधिनियम जैसे अधिनियम आता है तो अधिनियम हो सकता है कि उस समय लागू ना हुआ हो, उसके 1 साल बाद या 2 साल बाद लागू हो, या उसी समय लागू हो जाए। तो ये चीज आपने याद रखनी है। जरूरी नहीं कि जो अधिनियम उस समय उसी डेट में आया है वो उसी वर्ष जो है इंप्लीमेंट भी हो जाएगा। तो ये 1988 में लागू होता है, याद रखना। उसके साथ साथ यहां पर आपने याद रखना है कि पहला सुल्तान जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। वहीं यदि आपसे ये पूछा जाए कि गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला कौन था, फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये था जिसने जो है गोवा विजय के बाद जो है वहां पर सती प्रथा पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया था। तो ये पॉइंट आपने यहां से याद रखने हैं। नेक्स्ट ये मैं आपको बता ही चुका हूं। नेक्स्ट आ जाएगा भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जो है ये मुंबई के अंदर है, महिला, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। और हो भी सकता है ऐसा कि आपने आज तक कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसके अंदर जो सुने भी नहीं होंगे या देखे भी नहीं होंगे, बुकों में भी नहीं मिलोगे। जैसे श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकर से महिला विश्वविद्यालय कहां पर है, तो ये मुंबई के अंदर है। मुंबई मार्क करोगे। 1916 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी, संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं धोंडो केशव कर्वे। तो ये नाम याद रखने हैं, बस इतना पॉइंट यहां से। चलिए भारत में महिलाओं की स्थिति, भारत में महिलाओं की स्थिति जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 की जो जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें 121 करोड़ कुल जनसंख्या बताई गई थी, जिसके अंदर जो महिलाएं हैं वे 48.53% महिलाएं हैं। पुरुष की बात की जाए, पुरुष कितने हैं, तो पुरुषों की जो जनसंख्या परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये आ जाएगी, आप इसे 100 में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी 51.47, ये आ जाएगी पुरुषों की जनसंख्या। क्योंकि मैंने यहाँ पर मेंशन की है केवल महिलाओं की, क्योंकि महिला सशक्तिकरण पढ़ रहे हैं। और देखिए ये टॉपिक जो है ना जनगणना वाला, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, नगरीकरण, जनसंख्या और नगरीकरण वहां पर मेंशन है, और मैंने यहाँ रिलेट करके आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये चीजें वहां भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी, तो बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं एक दूसरे से, और ये चीजें पढ़नी भी जरूरी है। इस कुल जनसंख्या में पुरुषों की साक्षरता की बात की जाए
तो 82.14% है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि बहुत सारी डिजिट आपको याद करनी पड़ेगी और ये याद ही करनी पड़ेंगे। महिला साक्षरता, इस टॉपिक के पर्पज से महिला साक्षरता भी भारत में कितनी है ये याद करनी पड़ेगी, 65। अब ये जैसे 100% महिलाएं हैं, 100% महिलाओं में 65.46%, 65.46% पढ़ी हुई हैं और उसके बाद जितनी भी बचेंगी वो सब अनपढ़ हैं। वहीं पुरुषों की 100% है, 100% पुरुषों का है, तो उसमें से 82.14% जो है पुरुष पढ़े हुए हैं और उसके बाद बाकी अनपढ़ हैं। तो ये इस तरह से कैलकुलेट होता है, ऐसे मत कि जैसे मैंने ये कैलकुलेट किया है 100% पे, तो ये दोनों 100% पे कैलकुलेट मत कर लेना, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता सभी बच्चे जानते हैं कहाँ की है, केरल की है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पर्पज से, लिटरेसी रेट क्या है उत्तर प्रदेश का। कुल साक्षरता जैसे भारत की बात की जाए 74.4, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। वहीं यूपी की कितनी है, 67.7, याद करनी पड़ेगी, पूछा जा सकता है क्योंकि सिलेबस के अंदर मेंशन है कि आपसे जनगणना, जनसंख्या, नगरीकरण, इनसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इसके अंदर यूपी के पर्पज से बात कर रहे हैं हम, यूपी के। तो उत्तर प्रदेश के पर्पज से पुरुष कितने पढ़े लिखे हैं, 77.3%, महिला कितनी पढ़ी लिखी हैं, तो 57.2%। वृद्धि आप छोड़िए, वृद्धि आपसे नहीं पूछी जाएगी। नेक्स्ट की बात की जाए, सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है। तो गौतम बुद्ध नगर की ऑल ओवर पुरुषों में भी, ये याद रखना कि पुरुषों की साक्षरता दर जो है वो भी सबसे ज्यादा गौतम बुद्ध नगर की है। और नॉर्मली बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर। न्यूनतम साक्षरता किसकी है, तो ये श्रावस्ती की है। और नॉर्मली बात की जाए पुरुषों के अंदर जो है वो भी साक्षरता यहाँ पर कम है, लेकिन कानपुर, याद रखना, कानपुर के अंदर महिला साक्षरता जो है सर्वाधिक है, सर्वाधिक। तो महिला साक्षरता यदि पूछे किसकी सर्वाधिक है तो फिर कानपुर की है, और पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किसकी है, फिर गौतम बुद्ध नगर की है। ये पॉइंट यहां से याद रखोगे, और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया, देखिए पुरुष साक्षरता गौतम बुद्ध नगर की है और सबसे कम श्रावस्ती की है। महिला साक्षरता कानपुर की सबसे ज्यादा है और श्रावस्ती की सबसे कम है। ये पॉइंट याद रखोगे, नॉर्मल है, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। परसेंटेज यहां आपने याद नहीं रखनी बिल्कुल भी, कितनी प्रतिशत है यहां याद रखना। देखिए ये जो है पुरुष साक्षरता दर जो है ये कितनी है यहाँ पर कुल में, और महिला साक्षरता दर कितनी है, ये परसेंटेज आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएगा टैक्स रेशो। टैक्स रेशो की बात की जाए तो लिंगानुपात मैंने बताया 1000 पर कैलकुलेट होता है। 1000 पर भारत के अंदर कितनी महिलाएं हैं, तो भारत के अंदर 943 है, 943। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है। पूछ लेता है कितना है, 1084। एक बार ध्यान से देख लेना तभी याद हो जाएगा। सबसे कम किसका है, हरियाणा का, 879। तो 879 किसका आ जाएगा, हरियाणा का आ जाएगा। ये पॉइंट याद रखोगे। केंद्र शासित प्रदेश, देखिए जो होमगार्ड वाले बच्चे उनसे नहीं कहूंगा कि आप केवल बेसिक वाला याद रखिए, बेसिक पॉइंट पूछे जाएंगे, लेकिन जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनसे पूछा जा सकता है। जैसे 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की यानी कि यूटी है, तो आपसे राज्यों में पूछेगा तो ये आ जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक पुडुचेरी का है और न्यूनतम जो आ जाएगा वो दमन और दीव का है। तो ऐसे आप याद रखोगे। कितना कितना है ये आपने याद नहीं रखना, नॉर्मली स्टेट का नाम याद रखना है या यूनियन टेरिटरी का नाम याद रखना है कि कहां है, बस यहां पर सर्वाधिक वाला और न्यूनतम वाला याद रखेंगे। शिशु लिंगानुपात मैं पहले भी बता चुका हूं, 0 से 6 वर्ष पर कैलकुलेट होता है। 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक राज्य है, ये भारत के पर्पज से है, देख लेना, भारत, यूपी नहीं बता रहा अभी आपको। सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में है, 28 राज्यों में सेक्स रेशो सबसे ज्यादा किसका है, तो ये आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम किसका है, तो अगेन हरियाणा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखो।
अब आ जाएगा यहाँ यूपी के पर्पज से। यूपी के पर्पज से जो है, यूपी में कुल लिंगानुपात कितना है, 912 है। वहीं शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 902 है। मैंने यहां पर शिशु लिंगानुपात नहीं बताया आपको, भारत का कितना है, तो भारत का शिशु लिंगानुपात कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 914। 914 ये याद रखोगे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और यहां पर यूपी की बात की जाए शिशु लिंगानुपात, ये कितना आ जाएगा, 902 आ जाएगा। एग्जाम लोअर पीसीएस में पूछा गया और यूपी पुलिस 2024 में नॉर्मली पूछा गया है कि यूपी का लिंगानुपात कितना है, तो ये पॉइंट पूछे गए हैं, इसीलिए बता रहा हूं। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है किसका है, जौनपुर का है, तो ये पॉइंट यहां याद रखोगे। न्यूनतम किसका है, तो गौतम बुद्ध नगर का है। नेक्स्ट आ जाएगा संविधान के अंदर। जो संविधान है, संविधान में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिला सशक्तिकरण पर कहां कहां जोर दिया गया है संविधान के अंदर, उस पॉइंट को पढ़ेंगे। और यहां से आपने याद रखना है सबसे पहले संविधान सभा। जो संविधान सभा हुई थी, संविधान सभा में महिलाओं की क्या स्थिति थी, तो महिलाओं के अंदर वहां पर रिजर्व की गई थी सीटें, ये 15 सीटें रिजर्व की गई थी। याद रखोगे यहां पर कुल महिलाएं कितनी थी, 15 थी। नॉर्मली मैंने 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा नोट किए हैं कि एससी की सीट पूछे संविधान सभा में, एससी सीट कितनी रिजर्व की गई थी, तो ये 26, और जो एसटी सीटें थी ये 33 रिजर्व की गई थी। आंकड़ा मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, आंकड़ा मुझे ठीक से नहीं लग रहा, तो प्यारे बच्चों इसको एक बार स्किप करते हैं। केवल हम यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के पर्पज से केवल और केवल पढ़ते हैं कि महिलाओं की सीटें कितनी थी, तो 15 थी। दूसरी बात की जाए, ये 15 महिलाएं हैं, कौन कौन सी थी, रट्टा नहीं मारना। सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, और उसके बाद आ जाएगी राजकुमारी अमृत कौर। इनसे पूछा जाता है, ये थी भारत, भारत नहीं कहेंगे, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत, भारत की प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन रही थी, तो ये रही थी राजकुमारी अमृत कौर। बस ये नाम आता है। एक हंसा मेहता का नाम आता है जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, ये बस, और तो आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ से, केवल ये चीज याद रखनी है। और देखिए सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इनके बारे में जैसे आगे पॉइंट आएंगे मैं तब पढ़ाऊंगा आपको। मौलिक अधिकार, देखिए भारत के अंदर जो है संविधान के भाग 3 में जो है 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कितने हैं, तो कुल जो दिए गए हैं ये दिए गए हैं 6 मौलिक अधिकार, याद रखोगे। और आपसे एक पॉइंट मैं यहां पर लॉक करता हूं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं ये कह रहा हूं कि मौलिक अधिकार जो है ये लोक है। लोक का मतलब कि आपको संविधान के मौलिक अधिकार से टॉपिक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मैं इस क्वेश्चन पे लॉक नहीं लगा रहा कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, मैं कह रहा हूं कि संविधान में आपसे मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये लॉक्ड है। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, 12 से लेकर 35 तक के अनुच्छेद जितने भी हैं अच्छे से डिटेल ले लेना। होम गार्ड वाले बेसिक डिटेल लेंगे, कौन से अनुच्छेद में क्या चीज है, बस इतना और कुछ नहीं। यहां बात की जाए 15 का 1, 15 के 1 में कहा है धर्म, मूल, जाति और लिंग, और हम पढ़ रहे हैं महिला सशक्तिकरण। यहां लिंग की बात हुई है, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ऐसा आर्टिकल 15 के कै में कहा गया है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर रखा है। दूसरा आ जाएगा अनुच्छेद 15 का कै ख ग आ जाएगा, महिलाओं व बच्चों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान, जैसे समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करना, बस नहीं है। तो नॉर्मली बात की जाए इसमें यह कहा गया है कि महिला और बच्चों के जो उत्थान है उसके लिए कार्य किए जाएंगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, तो ये पॉइंट याद रखना है। 16 के 2 में क्या कहा गया है, अब देखिए नॉर्मल क्या है, मैंने बताया 12 से लेकर 35 तक है,
तो जैसे 14 आ जाएगा, 14 के बाद 15 का कै खे गे, उसी तरह 16 का कै खे गे। तो आप इसको रिलेट करोगे कि इनके आगे जो उपखंड है उसके अंदर क्या चीज है। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन नॉर्मली जो मेन क्वेश्चन बनेगा आपका इसके मुख्य अनुच्छेदों से बनेगा, ऐसे नहीं कि क्या क्या करके बनेगा फंडामेंटल राइट्स के अंदर। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं कि 16 के 2 में क्या कहा गया है। ये कहा गया राज्य के अधीन नौकरी व रोजगार में भेदभाव का निषेध किया जाएगा। ऐसे नहीं कि भेदभाव होगा, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी नौकरी निकाली जाएंगी, और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि लड़कों को कुछ और वेतन दिया जाएगा, लड़कियों को कोई और वेतन दिया जाएगा, तो ये चीजें नहीं होगी, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 16 के अंदर। नेक्स्ट बात की जाए, जो आपके डीपीएसपी आते हैं, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के अंदर है। और भाग 4 में जाएंगे 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक का जो अनुच्छेद है वो किसको रिलेट करता है, तो ये करता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। यहीं पर आता है अनुच्छेद 39, मैंने बताया 36 से 51 तक जा रहे हैं, तो अनुच्छेद 39 समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ऐसे नहीं है कि पुरुष को अलग न्याय दिया जाएगा, महिलाओं को अलग न्याय दिया जाएगा, दोनों को समान ही न्याय दिया जाएगा, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और उसके साथ साथ यहीं पर आता है एक अनुच्छेद आपका इसमें के 39 का सी। 39 के सी में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये पॉइंट भी याद रखना कि आप एक महिला कैंडिडेट हैं या पुरुष कैंडिडेट हैं, जब फॉर्म भरा है आपने पुलिस का, तो आप दोनों को ही समान वेतन दिया जाएगा। आप नौकरी चाहे ऑफिस में कर रहे हैं, चाहे लड़के बाहर जाकर कर रहे हैं, चाहे लड़के जो है रात को भी ड्यूटी करते हैं, दिन में भी लड़कियां नहीं करती, तो उसके पर्पज से भी समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और ऐसा ही पॉइंट मैं आपको एक रिलेट करके बताता हूं, शिक्षा मित्र जो है उनको सैलरी कम दी जाती है, और जो एक टीचर है, जो सरकारी टीचर होता है, उसको सैलरी ज्यादा दी जाती है। अब बात यही आती है कि जो शिक्षा मित्र है वो भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं, और जो टीचर हैं वो भी पढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब उसमें ये भेदभाव क्यों, तो वो इसी का हवाला देते हैं कि भैया समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। यदि फंडामेंटल राइट्स के अंदर ऐसा कहा जाता तो फिर उन्हें मिल जाते। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए अभी तक उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। तो ये पॉइंट याद रखना। उसके साथ साथ इसी के अंदर आर्टिकल नंबर 42 न्याय संगत कार्य और प्रसूति सहायता, जितनी भी आप एम्बुलेंस सेवा जो देखते हो वो किसके तहत राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। देखते हो गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस सेवा जो चलाई गई है यूपी सरकार ने, वो इसी अनुच्छेद के तहत चलाई गई है। उसके बाद बात की जाए तो देखिए मातृत्व लाभ अधिनियम, एक पॉइंट ये पूछा जाएगा, पूछा भी जा चुका है। ये कब आता है तो 1961 में आता है। उसी तरह प्रसूति सहायता योजना, मातृत्व वंदना योजना और जच्चा बच्चा योजना, ये आपसे पूछी जा चुकी है। किसके लिए है, ये इसी के लिए है नॉर्मली। तो मातृत्व लाभ अधिनियम ये कब आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1961 में यूपीएसआई में ये पूछा जा चुका है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के अंदर, भाग 4 कै के अंदर। अभी हमने पढ़ा देखिए भाग 4 के अंदर ही एक उपखंड जोड़ा गया है, भाग 4 कै। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य की एक देश के नागरिक का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है। ये कितने कर्तव्य हैं, 11 कर्तव्य हैं। 11 में से आपका जो 11वां है, 11वां ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चा कौन बताएगा मुझे कि ये जो कर्तव्य है क्या है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, किस से रिलेट करता है। ये चीजें आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अनुच्छेद ये आ जाएगा 51A के 5 में, यानी कि इसके अंदर 11 है तो 5वां
क्या कहता है? सभी नागरिकों का कर्तव्य होगा, भारत के अंदर रहने वाले सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि भारत में समरसता व भ्रातृत्व की भावना को विकसित करें। और इसी के अंदर जो तीसरा पॉइंट बताया गया है, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं पर त्याग करें। जैसे सती प्रथा जो है या कोई ऐसी प्रथा है जो स्त्रियों के सशक्तिकरण को पीछे खींचती हो, उसका त्याग करना चाहिए। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित भेदभाव नहीं करना। वर्ग मतलब महिला वर्ग या पुलिस वर्ग, जो पुरुष वर्ग है उसका भेदभाव नहीं करना, ऐसा कहा गया है। मौलिक अधिकारों के जो 11 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें से 5वें में कहा गया है। इंपॉर्टेंट ये भी आपके लिए रहेगा। संविधान जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें क्लियर करके चलूंगा। और ये क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो लोक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर संविधान, इतिहास, भूगोल और जी आपका जो साइंस वगैरह है, इन सभी चीजों के क्वेश्चन मिक्स करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। राजनीतिक सशक्तिकरण संविधान में कहां कहां दिया गया है? तो यहां पर आपने संशोधन याद रखने हैं 3, तीनों के तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि अब के एसआई में ये पूछा जाना चाहिए था, लेकिन पूछा नहीं गया। क्यों नहीं पूछा गया मुझे नहीं पता, लेकिन लग रहा था कि ये पूछा जाना चाहिए था। नहीं पूछा गया तो आपके लिए शायद हो सकता है कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए बचा के रख रखा हो। तो देखिए संविधान के अंदर 33% यानी कि 1/3 का आरक्षण दिया गया है। कहां कहां दिया गया है? तो 12वीं अनुसूची जो शहरी स्थानीय निकाय, जैसे जो नगर निगम वगैरह होते हैं, पिछली नगरीकरण वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, उनके अंदर महिलाओं के लिए जो है 33% सीट रिजर्व है। तो वे सीटें जो होंगी यूपी के पर्पज से भी मान लीजिए कि कितने नगर निगम है 17, उसमें के 33% सीटें जो होंगी वो महिला सीट रिजर्व होगी। जैसे ग्राम पंचायत में देखते हो कि महिला सीट आ गई, पुरुष सीट आ गई, उसी तरह महापौर वगैरह जो होते हैं या वार्ड मेंबर वगैरह होते हैं उनके लिए भी सीट रिजर्व होती है। उसी तरह ग्राम पंचायत के अंदर भी 33% सीट रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए। जैसे नॉर्मली एक ब्लॉक के अंदर 60 गांव है तो उसमें के 33% गांव जो होंगे यानी कि 20 गांवों के अंदर महिला सीट होगी। तो ये याद रखना आपने और ये संशोधन याद रखना है। 11वीं अनुसूची जो है, देखिए जब संविधान बना था तो 8 अनुसूची थी। अनुसूची थी। 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये बाद में जोड़ी गई। और मैं बात करता हूं, देखिए अनुसूची भी आपके एग्जाम के अंदर लोक है, आपके एग्जाम के अंदर लोक है। और लोक वाला पोर्शन बता दूं कौन कौन सा है संविधान के जहां से क्वेश्चन बनेंगे। चलो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि संविधान का कौन सा पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा लोक है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, और कौन सा आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये सारी चीजें मैं एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज्यों को जो है संवैधानिक दर्जा मिला और इसी के अंदर महिला, उसके साथ साथ एससी और एसटी को 33% का आरक्षण दिया गया। उम्मीद करूंगा कि अच्छे से समझ गए होंगे। 74वां संविधान संशोधन 1992 में होता है और इसके अंदर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और शहरी निकाय जो है, नगर निगम, नगर पंचायत, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके अंदर आरक्षण दिया गया महिलाओं को 33%। आरक्षण की डेट, वो संविधान संशोधन की डेट और ये कब इंप्लीमेंट होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा कि एसआई में पूछा जाना चाहिए तो नहीं पूछा गया, क्या पता रिजर्व रख रखा हो एग्जामिनर ने। 106वां संविधान संशोधन, ये आ जाएगा नारी वंदन विधेयक, जिसके अंदर जो लोकसभा है, राज्यसभा है और दिल्ली विधानसभा में 33% सीट, जैसे ग्राम पंचायत में मैंने आपको उदाहरण देकर बताया, वैसे ही लोकसभा की कितनी सीटें हैं, यह आ जाएंगी 543 सीटें। इसके अंदर 33% सीट जो होंगी महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। उसी तरह राज्य की विधानसभा, यूपी के अंदर 403 सीट है विधानसभा के अंदर, इसमें से 33% जो सीट होंगी ये महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। उम्मीद करूंगा कि जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं वो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे आ जाएगा, देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो महिलाओं के लिए भारत के अंदर राष्ट्रीय महिला आयोग और यूपी के अंदर यूपी महिला आयोग,
ये दोनों आपको पढ़ने पड़ेंगे और बेसिक पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक बार क्लास लोगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। रट्टा नहीं लगवाऊंगा, केवल याद रखना है कि ये कब इंप्लीमेंट होता है। तो 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी चाहे छोड़ भी देना, 1992 याद रखना बस। कितने सदस्य होते हैं? तो इसके अंदर होते हैं भैया 7 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य। 6 और एक अध्यक्ष होता है, मतलब कि एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इस तरह से ये शेड्यूल होता है इसका। इसके अंदर कहा गया है कि SC ST का सदस्य होना अनिवार्य है। ये पॉइंट वैसे नॉर्मली जो पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फिर पूछा जाएगा क्या कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसका गठन किया गया है 31 जनवरी 1992 ईस्वी में। क्वेश्चन में दिया होगा तो सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसका गठन किया गया। दिया होगा तो सही हो जाएगा, नहीं दिया होगा, डेट गलत होगी तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही पूछा जाएगा इसके कुल सदस्य कितने होते हैं, आपने उसमें दिया होगा इसके कुल सदस्यों की संख्या 7 होती है एक ऑप्शन में, तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत। आपसे पूछा जाएगा कि इसके लिए जो SC ST के सदस्यों की अनिवार्यता होती है, एक सदस्य होना अनिवार्य होता है, दिया होगा तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत। उसके साथ साथ प्रथम महिला राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। ये प्रथम वाली याद रखना। और वर्तमान में कौन है, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं एक बार करंट अफेयर की बुक में जरूर रिव्यू कर लेना या नेट पर रिव्यू कर लेना कि जब पेपर देने जा रहे हो तो कौन है। ये है विजय किशोर। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश महिला आयोग की स्थापना 2004 में, ये डेट याद रखना बस। हेडक्वार्टर गोमती नगर, ज्यादातर हेडक्वार्टर गोमती नगर के अंदर ही है लखनऊ में, ये ध्यान कर लेना। वर्तमान अध्यक्ष ये नहीं पूछना चाहिए आपसे, पूछेगा तो राष्ट्रीय वाली का पूछेगा, वर्तमान कौन है? विजय किशोर। और क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है। हाँ, वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर। पिछली बार जब यूपी पुलिस 2024 का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था कि कौन कौन सी हेल्पलाइन नंबर है, तो यहाँ पर वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर की बात की जाए तो 1090 आ जाएगी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। महिला सुरक्षा के लिए कौन कौन से अधिनियम आपको याद, थोड़ी सी डिटेल के साथ याद रखने हैं। पहले ही कह चुका हूँ कॉम्प्लिकेटेड है और ये सभी के लिए है। हालांकि ये पॉइंट ज्यादातर SI वाले बच्चों को दिया जाना चाहिए था, लेकिन दे रखा है, कोई बात नहीं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, ये कब आता है? तो 2005 में, लेकिन प्रभावी होता है 26 अक्टूबर 2006 को। किसके लिए था? जो परिवार के बीच हिंसा होती है, किसी चीज को भी लेकर हो सकती है, दहेज को लेकर हो सकती है और किसी चीज को लेकर हो सकती है, तो ये है। और किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन। ये पॉइंट तो आपने याद रखना ही रखना। वहीं दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब आता है? 1961 में। नॉर्मल इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये किससे रिलेट करेगा, दहेज को लेकर ही होगा। बस इतना पॉइंट यहां से याद रखना है। कैसे, ये आप छोड़ भी सकते हो, ये आपको पता ही है। ये क्या पॉइंट लिखा हुआ है ये मैं आपको बता देता हूं, कुछ बच्चे इसको शायद ना समझ पाए। देखिए, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी बना दिया गया था 2 भागों में। 2 यूटी बनाए गए, एक तो बनाया गया लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो इस तरह से यूटी बनने के बाद, उससे पहले जो था इसका 2019 से पहले जब तक ये यूटी नहीं बना था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था, तो उससे पहले भारत के अंदर जो भी कानून बनते थे वो सीधे वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होते थे। उसके लिए वहां की विधानसभा के अंदर बिल पास होते थे, विधानसभा और विधान परिषद थी, वहां पर बिल पास होकर तब वो इंप्लीमेंट होते थे। लेकिन कुछ जो राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड कानून थे वो सीधे इंप्लीमेंट हो जाते थे। तो उसी में से, जैसे कि ये घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति हिंसा संरक्षण अधिनियम, वहां पर बिल पास होगा तो इंप्लीमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन 2019 के बाद जब से वो केंद्र शासित प्रदेश बना है, सारे कानून जो भारत में लागू होते हैं सेम उसी तरह से वहां पर भी लागू होते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यदि हम जो महिला सशक्तिकरण पढ़ रहे हैं तो उसमें मुस्लिम महिलाओं के विवाह पर अधिकार दिया गया था, जिसमें 3 तलाक, डेट याद रखना 2019 में।
उसके बाद आ जाएगा पोस एक्ट। ये क्या है? कार्यस्थल पर जो महिलाएं हैं उनका उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न ना हो उससे बचाने के लिए 2013 में पोस एक्ट आया था। ये पोस एक्ट है, ना कि पॉक्सो एक्ट। ये आ जाएगा पॉक्सो एक्ट। ये कब आता है? तो इसकी डेट ही याद रखनी है, 14 नवंबर 2012 को। किसके लिए है? तो ये है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर्म्स के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए, बच्चों के यौन शोषण ना हो उसे बचाने के लिए कौन सा एक्ट आता है? पॉक्सो एक्ट 2012। बस इतना पॉइंट याद रखना है। और उसके बाद यहां पर एक चीज और है, UNCRC, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि। ये कब होती है? तो ये 30 नवंबर 1989 ईस्वी में होती है और 1992 में ये इंप्लीमेंट हो जाती है। तो इसको एक बार स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संगठन आपके एग्जाम में सिलेबस में मेंशन है, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर रखा मिल रहा है आपको, नहीं तो होता नहीं यहाँ पर। निर्भय कोष, दिल्ली के अंदर एक सामूहिक बलात्कार हुआ था एक बस के अंदर, तो उसी को लेकर निर्भय कोष बनाया गया था 2013 में। बस इतना। और निर्भय कोष किसके अंडर आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंदर इसका संचालन किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा, अच्छा ये रिवीजन का पार्ट है, PDF। तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि सर PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम है और इस पर आप सर्च करोगे ड्रीम, ये शायद दिखाई नहीं देगा, ड्रीम जॉब 77, ड्रीम जॉब 77 सर्च करोगे तो मेरा ये वाला लोगो दिखाई देगा। यहीं पर सारे PDF आपको मिलेंगे जो भी है। और नॉर्मली बुक की बात करूं, मुझे बुक के बारे में बताना था, इस क्लास में लंबी होती जा रही है, इस क्लास में नहीं बताऊंगा, अगली में बताऊंगा। चलिए, महिला सशक्तिकरण और गौरवशाली महिलाओं के बारे में पढ़ेंगे हम। यहाँ से कुछ केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं जो आपको रट्टा मारनी ही पड़ेंगे। अब ये आपको महिला सशक्तिकरण में क्यों मिल रही हैं? क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है कि योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो जब तक आप सिलेबस को अच्छे से डिकोड नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं पता लगेगा। और बहुत लोग इधर इधर की चीजें पढ़ा रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि क्या चीज हमें मेंशन करनी है सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी क्लास में, पता नहीं, बस धकेल रहे हैं। और व्यू देखो कितने लेके जा रहे हैं और यहाँ लाले पड़े हैं। चलो कोई बात नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सीधा पॉइंट पूछा जाएगा, कहाँ से चालू की गई थी और कब चालू की गई थी और किस मंत्रालय के अंदर है? 22 जनवरी 2015 को किस मंत्रालय के अधीन आएगी? ये 3 पॉइंट। मैंने जब जो कृषि वाली क्लास ली थी उसमें भी आपको बताया था कि योजनाओं से आपके पता कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कि योजनाएं जो है इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्यों से क्वेश्चन बन रहे हैं। बहुत सारी जो आपकी ये कहेंगे संगठन है उसके उद्देश्यों से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, और जो योजनाएं हैं उनके उद्देश्यों से भी क्वेश्चन बनेंगे। उसके साथ साथ कि ये कब आई, इससे क्वेश्चन बनेगा, और किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, इससे क्वेश्चन बनेगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेंगे, 99%। 1% क्वेश्चन आपको किसी और टाइप से मिल सकता है। परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालय के अधीन ये काम करती है, इन्हीं पर ये चलती है। इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष, ये 2014 में आता है और इसके अंदर तकरीबन 7-8 ऐसी बीमारियां थी। 8 बीमारियों के लिए टीकाकरण प्रोग्राम चलाया गया था। और आप देखते भी कि छोटे बच्चों के टीके लगते हैं, जो वे है क्या नाम, एनम जो होती हैं, डॉक्टरनी जो होती हैं, आप गाँव में देखते होंगे सफेद ड्रेस पहनकर फिरती रहती हैं, तो वे यही काम करती हैं। किसके तहत? मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण के लिए है। उसके बाद कुछ और योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 1 जनवरी 2017 में आती है और महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन ये अंडर काम करती है। उद्देश्य इसका है गर्भावस्था के दौरान मजदूरी नुकसान की भरपाई करना, ये पूछा जाएगा आपसे। वित्तीय लाभ कितना है? हो सकता है कुछ योजनाएं, इसमें नहीं बताऊंगा, जो योजनाओं वाला चैप्टर होगा उसमें मैं बताऊंगा किस किस के वित्तीय लाभ आपसे पूछे जाएंगे। जननी सुरक्षा 2005 में आती है और ये इसका उद्देश्य क्या है? गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत प्रसव
जो उनकी डिलीवरी का टाइम होता है, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। जो माता है उसकी मृत्यु दर को डिलीवरी के समय और शिशु की जो मृत्यु होती है उसको कम करने के लिए योजना आई थी। आर्थिक सुधारों की बात की जाए तो स्टैंड अप योजना इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। स्टैंड अप योजना ये SC/ST महिलाओं के लिए है और उनको देखिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है। ये है 5 अप्रैल 2016 को ये योजना आती है। इंपॉर्टेंट है डेट के साथ, इतने पॉइंट याद करने बस, और कुछ नहीं। उसके बाद आ जाएगा लखपति दीदी योजना। इसकी शुरुआत होती है 2023 में और ये ग्रामीण महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए से ऊपर की उद्यमिता सहायता, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह के थ्रू ही इसको जोड़ा गया है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो रोजगार करती हैं तो उनको कम से कम 1 लाख रुपए सालाना की कमाई हो उनके रोजगार से, इसलिए जोड़ा गया है। और ये भी क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की जाए तो ये भी उद्यमिता बढ़ाना या उद्योग बढ़ाना या आर्थिक क्षेत्र में, इसको ऐसे लिखोगे आप, आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी, इसकी महिलाओं की। सेल्फ हेल्प ग्रुप किसके लिए है, तो महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी के लिए या उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन देना, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट किए चल रहे हैं। जो उज्ज्वला योजना की बात की जाए तो गैस सिलेंडर, आज की बात की जाए तो गैस सिलेंडर पर क्या मारामारी चल रही है, जो आपका ईरान और जो इजराइल है उसके युद्ध की वजह से और यूएसए की वजह से, तो आप देख रहे हो कि सिलेंडर पे ज्यादा परेशानी है और आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ सकती है। तो ध्यान से अपने सिलेंडर को हिसाब से यूज करिए। ऐसा नहीं है कि आप बेफजूल की चीजों पर यूज करें, तरह तरह की चीजें बनाएं, स्किप करिए कुछ दिन के लिए क्योंकि क्राइसिस और ज्यादा बढ़ सकता है। कौन से मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। 1 मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। गरीब परिवारों को मुफ्त LPG सिलेंडर देने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। 2.0 जो है ये 10 अगस्त 2021 को मोहाबा उत्तर प्रदेश से, और इसके अंदर जो प्रवासी महिलाओं को बिना स्थायी पते के कनेक्शन देने की सुविधा दी गई थी और 1 करोड़ से अधिक कनेक्शन इसके अंदर दिए भी गए हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए कुछ योजनाएं उत्तर प्रदेश की आपको पढ़नी पड़ेगी, जैसे उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना 25 अप्रैल 2017 को आती है। BPL परिवार जो लड़कियां हैं उनके लिए आती है, बस इतना पॉइंट याद रखोगे। अहिल्याबाई निःशुल्क योजना जो है 2017 में आती है। लाभ किसको मिलना था, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को मुफ्त शिक्षा के लिए। कौन सी योजना आती है, अहिल्या छात्रों, यानी कि बात की जाए लड़कियों के लिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2019 में आती है। और देखिए ये जो था 2019 के बाद जितनी भी जो बेटियां हैं वो जन्मी हैं, उन्हें उनकी जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, उनको जन्म से जब तक वे पढ़ेंगी स्नातक तक 25,000 जो है 6 किस्तों में दिए जाने हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत कितने पैसे दिए जाते हैं, 25,000 रुपए 6 किस्तों में, जन्म से लेकर जब तक वो ग्रेजुएशन का कोर्स करेगी तब तक। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए सुरक्षा के लिए एक योजना चलती है मिशन शक्ति। इससे पॉइंट याद रखना है कब आई थी, तो 17 अक्टूबर 2020 को आई थी और इसके 5 प्रोग्राम चल चुके हैं। 5वां अभी 2025 में स्टार्ट हुआ है, सितंबर 2025 में लखनऊ से, मिशन शक्ति 5.0। इंपोर्टेंट रहेगा इसके अंदर 1663 जो थाने हैं, महिला शक्ति थाने, वे इंप्लीमेंट किए जा चुके हैं पूरे यूपी के अंदर। ऐसे थाने स्थापित किए जा चुके हैं, ध्यान कर लेना 1663। और ये कांस्टेबल वाले बच्चे ये डिजिट याद रखेंगे कि महिला जो ये आता है मिशन शक्ति के तहत कितने थाने अब तक हो चुके हैं यूपी के अंदर, तो 1663। वही सामूहिक विवाह योजना 2017 में आती है। आर्थिक रूप से कमजोर जो घर हैं, परिवार हैं, उनकी बेटियों को, विधवाओं को और तलाकशुदा महिलाओं को 51,000 रुपए की जो है सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री
तो महिला सशक्तिकरण योजना, अब टॉपिक ही हमारा क्या है, सशक्तिकरण का है, तो ये योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। ग्रामीण महिलाओं को दुग्ध उत्पादक और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो मैंने बताया था, स्वयं सहायता समूह की आजीविका बढ़ाने के लिए ये योजना ही है। तो ये कुछ योजनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। और इसके बाद आ जाएगा कि भैया कौन सी महिला किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ये आपसे पूछा जाएगा। जब मैंने पीडीएफ का रिव्यू किया, पीडीएफ में इसके साथ भी डाल दूंगा वो। और देखिए एक चीज बता देता हूँ, 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है, तो आपको उस पीडीएफ का भी रिव्यू करना ही पड़ेगा। आप उस पीडीएफ का रिव्यू नहीं करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर से मैंने इंक्लूड नहीं करे, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं आपकी सहायता तब कर सकता हूं जब आप मेरे साथ खड़े होंगे। मेरे साथ नहीं खड़े होंगे, जो चीजें मैं बताऊंगा आपको वो नहीं पढ़ोगे, तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल है, मैं आपका स्कोर नहीं बढ़ा सकता। तो चीजें समझ लेना। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि मेरी स्पीड कम है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाकर देख लें। और इस वीडियो को जो 1 घंटे पहुंची है वो आपकी 45 मिनट में या 30-35 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो ये चीजें आपने इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा क्रिएटिविटी लेकर आनी पड़ेगी। और उसके साथ PYQ जरूर लगाएं, ये जरूरी है। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, ये कौन है, प्रथम महिला। कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, ये आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपको आते हैं, केवल मुझे रिवाइज कराने हैं, आपको दिखाने हैं कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं, सब जानते हैं ज्यादातर। राज्यपाल कौन बनी है, सरोजनी नायडू। और मुख्यमंत्री भारत की सुचेता कृपलानी है। और ये देखिए ये उपलब्धि है कि ये दोनों की दोनों ही उत्तर प्रदेश की बनी थी, मुख्यमंत्री भी और राज्यपाल भी, भारत की भी पहली और उत्तर प्रदेश की भी पहली। उसके साथ आ जाएगा भारत की प्रथम महिलाओं की बात करें, फातिमा बीबी जो है वो प्रथम न्यायाधीश थी। और सर्वोच्च न्यायालय के अंदर ये सर्वोच्च न्यायालय के अंदर थी। उच्च न्यायालय के अंदर लीला सेठ थी जो हिमाचल प्रदेश में बनी थी। तो भारत के अंदर 1 सर्वोच्च न्यायालय है और 25 उच्च न्यायालय है। तो ये याद रखना, 25 उच्च न्यायालयों में पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में। IPS कौन है, किरण बेदी जी हैं, ये याद रखना। उसके बाद बात की जाए, शिवांगी सिंह जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, ये याद रखेंगे। जय वर्मा सिंह जो है ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है, ये पॉइंट याद रखोगे। दीपिका पादुकोण, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे। दीपिका पादुकोण जो है भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य है, जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं उसको सुधारने के लिए राजदूत बनी है, और ये WHO की तरफ से है, ये याद रखोगे। उसके बाद आ जाएगा मैरी लीला रो। मैरी लीला रो जो है ये ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी। तो पहली महिला खिलाड़ी जिसने भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लिया था, मैरी लीला रो, 1952 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मलेश्वरी, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में जीता था, जो भारोत्तोलक है उसमें जीता था। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये आ जाएगी आवनी लखेरा। तो आवनी लखेरा का भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आ जाएगा इंग्लिश चैनल, ये बार बार पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली कौन है, आरती साहा है, ये याद रखोगे। और इंग्लिश चैनल के लिए कौन बच्चा मुझे बताएगा कि इंग्लिश चैनल कौन से 2 देशों के बीच में एक संधि मान सकते हो या जलडमरू मान सकते हो। विश्व के अंदर प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी थी, ये श्रीलंका की बनी थी, श्री मावो भंडारन नाइके। विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मार्मा एस्टेला, अर्जेंटीना की बनी थी। संयुक्त राष्ट्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट होना चाहिए, ये इस बार भी रिपीट होना चाहिए, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित, सब जानते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन नहीं है लेकिन रिपीट हो सकता है फिर भी ये, बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है। उसके बाद आ जाएगा यहाँ से क्या है, ये वे चीज है रिवीजन के लिए, जैसे
उज्ज्वला योजना 1 कहाँ से स्टार्ट की गई थी? बलिया से। बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर, सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। बस इस क्लास के अंदर इतना ही। आज की क्लास 1 घंटे से ऊपर थी, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे ये कहा था कि सर एक ही बार में पूरा टॉपिक क्लियर करा देना। हालांकि मैं आधे आधे घंटे की क्लास डाल रहा था, लेकिन अब से सारे टॉपिक आपको एक ही बार में मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक्स में, और शाम की क्लास जरूर देख लेना, करंट अफेयर की क्लास है। धन्यवाद।